हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, इससे संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमने ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को एक वीडियो में देख लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, पहला सवाल है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, ठीक है। नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? दूसरा सवाल यही है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही कि उनका जन्म हुआ था दरभंगा जिले के सतलखा गांव। कहाँ हुआ था? दरभंगा जिले के सतलखा गांव, जो कि बिहार राज्य में है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। चलिए, आगे है कि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या था? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। चलिए, अगला सवाल है, नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा हुई थी संस्कृत पाठशाला में। कहाँ पर हुई थी? संस्कृत पाठशाला में। आगे है, नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए? तो नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए सबसे पहले वे गए थे बनारस, और उसके बाद कहाँ गए थे? कोलकाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला है, बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए थे? तो वे श्रीलंका गए थे 1936 ईस्वी में, और वो वापस लौट आए थे 1938 ईस्वी में, 2 साल के बाद, ठीक है। आगे है कि कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे? तो 1936 में वे गए थे और वापस वो आ गए 1938 में। कहाँ गए थे? श्रीलंका। तो कितना साल हुआ? 2 साल। तो 2 वर्ष में वो वापस लौट आए। अगला है, नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो नागार्जुन जो थे वो किस स्वभाव के व्यक्ति थे? वो थे घुमक्कड़ी तथा अक्खड़, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा वो घूमने वाले व्यक्ति थे। चलिए, अगला है, नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो नागार्जुन का जो संपूर्ण साहित्य था वो नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ। अच्छा, टोटल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो टोटल 7 खंडों में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? नागार्जुन रचनावली के नाम से, ठीक है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। तो वही है 10वां क्वेश्चन कि नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं? तो इसमें टोटल हैं 7 खंड। अगला है, किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था मैथिली भाषा की कविता के लिए। किस कविता के लिए? मैथिली भाषा की कविता के लिए उनको क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल है 12, मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? यानी कि मैथिली भाषा में नागार्जुन जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वे जाने जाते हैं यात्री के नाम से। किस नाम से? यात्री के नाम से। आगे है कि नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की? तो ऑप्शन इसका देखिए, हिंदी और मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। तो हमने आपको बताया था कि नागार्जुन जो थे वो हिंदी और मैथिली, संस्कृत और बांग्ला, ये चारों भाषाओं में वो रचना किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है आधुनिक कबीर के उपनाम से। किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक कबीर के उपनाम से। अगला है कि नागार्जुन का मृत्यु कब हुआ? यानी उनका देहांत हो गया था 1998 ईस्वी में। कब हुआ था नागार्जुन का मृत्यु?
98 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? तो यह दंतुरित मुस्कान में नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? तो जब बच्चा खेलता है तो उसका शरीर जो है वो धूल से भर जाता है। किससे भर जाता है? धूल से। आगे है कि धूल से भरे बालक का जो शरीर होता है वो किसके समान दिखाई पड़ता है? तो धूल से भरे बालक का जो शरीर होता है वो कमल के फूल के समान दिखाई पड़ता है। किसके समान दिखाई पड़ता है? कमल के फूल के समान। ठीक है। आगे है कि कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया है? तो कवि का जो मन है वो किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया है? तो बांस और बबूल की भांति। किसकी भांति? बांस और बबूल की भांति। ऑप्शन सी। चलिए अगला है, कविता में किस रस का समावेश है? तो कविता में वात्सल्य रस का समावेश है। कविता में किस रस का समावेश है? वात्सल्य रस का। लास्ट क्वेश्चन है, कवि किससे आकर्षित होता है? तो कवि आकर्षित होता है शिशु की मुस्कान से। कवि किससे आकर्षित होता है? शिशु की मुस्कान से। ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसमें जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।